हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा शिक्षक व सहायक शिक्षक प्लस सीजी टेट के लिए मैथ्स क्लास, वो भी जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक, जिसको मैं कराऊंगा आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके साथ साथ इसी वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा इसी टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका भी हम कंप्लीट सोल्यूशन करते जाएंगे। तो वीडियो को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, बने रहिएगा लास्ट तक। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है औसत निकालने की विधि। आज हम देखेंगे औसत होता क्या है और इससे किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। आज हम देखेंगे औसत से रिलेटेड जो छोटी छोटी बातें हैं वो सारा चीज़ मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो दोस्तों ये होगा हमारा क्लास 7। इससे पहले हमने क्लास 1 से लेकर क्लास 6 तक ऑलरेडी कर लिया है। अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों पहले हम देख लेते हैं औसत होता क्या है। ठीक है, मान लीजिए एक गांव है। पहले हम इसको देखते हैं एक उदाहरण से, फिर देखेंगे इसका डेफिनेशन और फॉर्मूला होता क्या है। मान लीजिए एक गांव में 3 गलियां हैं। एक गांव में 3 गलियां हैं। एक गली में मान लीजिए 2 घर हैं, दूसरी गली में 4 घर हैं और तीसरी गली में 6 घर हैं। तो अगर हमें एक गली का औसत निकालना है, मतलब एक गली में कितना घर आ सकता है, तो हम क्या करते हैं, इन सभी को जोड़ देते हैं। 2 धन 4 धन 6, और कुल कितनी गलियां हैं, 3 गलियां हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, 6 4 10 2 12 बटे 3 बराबर ये क्या आ जाएगा, 4। तो कहने का मतलब ये है कि एक गली में औसतन 4 घर आ सकते हैं। यही होता है औसत। मतलब देखिए उदाहरण से, दी हुई परिणामों के योग में परिणामों की संख्या को भाग कर देने पर जो मान प्राप्त होता है उसे औसत कहा जाता है। अब यहाँ पर परिणाम क्या क्या है, जैसे 2 4 6, इनका योग किया है। उसके बाद इसमें किसको भाग किया है, परिणामों की संख्या को। जो हमारा परिणाम दिया गया है उनको योग करके जो हमारा टोटल परिणाम है 3, उनको भाग कर दिया, तो हमारा जो औसत निकल गया। ठीक है, जो हमारा मान प्राप्त होता है वही क्या हो जाता है, औसत। मतलब हम ये कह सकते हैं कि औसत बराबर क्या होता है, परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, और परिणामों की संख्या को n से डिनोट किया जाता है। ये हो जाएगा औसत का फार्मूला। ठीक है, औसत कभी भी पूछता है तो उसको हमें इस प्रकार से निकालना है, ये परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। आइए इसको समझते हैं एक उदाहरण से। देखिए दिया है 3 5 10 का औसत क्या होगा। 3 5 और 10 का औसत क्या होगा। तो औसत बराबर, औसत का फार्मूला हमने क्या देखा था, परिणामों का योग। तो हमारा परिणाम क्या क्या मिला है हमें, 3 5 और 10, इनका योग 3 धन 5 धन 10 बटे परिणामों का योग हो गया, बटे परिणामों की संख्या। कितना परिणाम है हमारे पास, 3, तो परिणामों की संख्या क्या हो गया, 3। अब इसको अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 5 3 8 और 10 8 18 बटे 3। तो इसको कटाने पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 एकम 3 और ये 3 छक्के 18। क्या हो गया, 3 छक्के 18। तो इन तीनों का औसत क्या निकल गया, 3 5 और 10 का औसत क्या निकल गया, 18, और यही हो जाएगा आंसर। तो कभी भी औसत पूछेगा तो हमें याद रखना है परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, या फिर अगर उसका डेफिनेशन अगर हमें पूछ दिया जाए, वैसे तो टीचर भर्ती में डेफिनेशन पूछता नहीं, लेकिन अगर फिर भी पूछ दिया जाए तो ये डेफिनेशन को आप याद रखिएगा। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए हमने देखा अभी औसत का टॉपिक कि औसत निकालते कैसे हैं। अब देखते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो सीजी टेट 2022 में पूछा भी गया है। देखिए दिया है क्वेश्चन, 3 8 9 और x का औसत मान 6 है तो x का मान क्या होगा। देखिए क्या दिया है, 3 8 9 और x का औसत मान, मतलब इन चारों का औसत। तो कभी भी हमें औसत निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उन सभी का योग, मतलब 3 धन 8 धन 9 धन x बटे जो कुल परिणाम है ना, कुल कितना परिणाम है, 1 2 3 4, 4 परिणाम है। तो इन चारों का औसत क्या हो गया, इन चारों का योग बटे कुल संख्या, और इन चारों का ये होता है औसत के बराबर, जो कि हमें दिया हुआ है। इन चारों का औसत कितना दिया है, 6। बस अब यहाँ पर से हमें क्या करना है, x के वैल्यू निकाल लेना है, हमें x के वैल्यू निकाल देना है। तो देखिए अब इसको हम कैसे करेंगे, इनको मैं जोड़ लेता हूँ। 8 और 3 11, 11 और 9 20, 20 धन x बराबर 4 को हम इस साइड पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, 6 चौक 24। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 20 इधर प्लस है, इधर जाके माइनस होगा, तो 24 माइनस 20
मतलब x की वैल्यू क्या निकल के आ गया 4, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। x की वैल्यू क्या निकल गया 4, और यही हो जाएगा आंसर। मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था। आइए हम देखते हैं अगला टॉपिक हमारा औसत से रिलेटेड कौन सा अगला टॉपिक है। अब देखिए दोस्तों हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए क्या होता है, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत अगर हमें पूछ दिया जाए, ठीक है, n की जगह में आपका कोई भी नंबर हो सकता है, तो प्रथम n विषम संख्याओं का औसत अगर पूछता है तो हमें कैसे निकालेंगे, इसको हम देखते हैं क्वेश्चन से। जैसे हमारा क्वेश्चन दिया है, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब मान लीजिए विषम संख्या कौन कौन सा हो जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9, ये सारे क्या हो जाएंगे विषम संख्या। अब इसको अगर हम औसत के फार्मूला के हिसाब से बनाएं तो ये क्या हो जाएगा, इन सभी का योग करेंगे, प्रथम 50 पहले विषम संख्या लिखेंगे, बटे जो कितना है जितना विषम संख्या है उसको हम भाग करेंगे, फिर जो आएगा। लेकिन इसमें बहुत ही टाइम लग जाएगा ऐसे बनाने में। तो देखिए इसका या तो आप ट्रिक मान लीजिए या फिर फार्मूला क्या होता है, तो कभी भी प्रथम n अगर विषम संख्या का योग निकालना है, अगर विषम संख्या का औसत निकालना है, तो विषम संख्या का औसत क्या हो जाएगा, जो संख्या हमें पूछा गया है। मतलब क्या इसमें इसमें क्या पूछा है, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत पूछा है, जो पूछा गया है वही हो जाता है आंसर। ठीक है, तो इसमें अगर पूछा है प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत हो जाएगा 50। मान लीजिए पूछेगा प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत, 100 ऑड नंबर का औसत पूछेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100 ही हो जाएगा। या फिर पूछेगा प्रथम 75 संख्याओं 75 ऑड नंबर का औसत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 75 ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि विषम संख्या के कंडीशन में अगर जो हमें पूछा रहता है वही हो जाता है आंसर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉर्मूला अगर हम देखना चाहें तो प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या निकल के आ जाएगा, खुद n ही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा विषम संख्या के कंडीशन में। मतलब विषम के कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो चीज़ पूछा है वही उसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया हमारा विषम संख्या के कंडीशन में, इसको आप नोट करते चलिएगा। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड क्या है, प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। हमने अभी देखा विषम संख्याओं का, अब हम देखते हैं सम संख्याओं का। तो यहाँ पर भी हमें उसी प्रकार से नहीं करना है, पहले हम सम संख्या लिख लिए, फिर उन सभी को जोड़ के टोटल हमने डिवाइड किया, हमें ऐसा नहीं करना है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमें क्या पूछा है, प्रथम n सम संख्याओं का औसत पूछा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो चीज़ पूछा गया है जितने का, जैसे इसमें प्रश्न में पूछा है प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या है, तो जिसका पूछा गया है, इसमें 50 का पूछा है, उसमें हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, और जो निकल के आएगा वही हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 51। तो प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, 51। अगर हमें पूछ दिया प्रथम 100 सम संख्याओं का, प्रथम 100 इवन नंबर का औसत अगर पूछ दिया तो ये क्या हो जाएगा, हम 100 धन 1 करेंगे, मतलब 101। या फिर अगर हमें पूछ दिया प्रथम 75 सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, 75 धन 1 बराबर ये हो जाएगा हमारा 76। तो सम संख्या के कंडीशन में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अगर हम देखना चाहें तो सम संख्या के कंडीशन में क्या हो जाएगा, n+1। प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, n+1। या तो आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हो, या फिर आप इस प्रकार से निकाल सकते हो, सम संख्या पूछेगा तो वही उसका आंसर हो जाएगा, अगर विषम संख्या पूछेगा तो उसमें हम 1 जोड़ देंगे, फिर हमारा आंसर निकल जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा सम संख्या और विषम संख्या का। अब देखते हैं अगर इसी टॉपिक से रिलेटेड अगर हमें पूछ दिया प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। अब प्राकृत संख्या क्या होगा, हमारा प्राकृत संख्या अभी मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, ये सारे क्या होते हैं प्राकृत संख्या। इसमें आपका सम संख्या भी आएगा और विषम संख्या भी आएगा। तो कभी भी प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत अगर पूछेगा तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा n+1, जो चीज़ पूछा है n+1/2। मतलब यहाँ पर देखिए प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा है, तो इसमें हम इस फॉर्मूला को रखते हैं तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 50 धन 1/2। मतलब ये कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 51/2। इसको अगर मैं और भाग देना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा, 25.5। तो हमें अगर कभी भी
प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछेगा तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या हो जाएगा, n+1/2, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो अभी हमने देखा प्रथम n सम संख्याओं का औसत, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत किस प्रकार से निकाला जाता है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एकदम छोटा छोटा चीज़ आपको पूछा जाता है, ये आपका बस देख के आंसर इसमें निकल जाता है। तो आपको इसमें बस फॉर्मूला याद रखना है, फिर ये इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत निकालने के लिए देखिए हमारा क्या हो जाता है। मान लीजिए 3 का गुणज कौन कौन सा है, ये 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 का पाँचवा गुणज, मतलब प्रथम 5 गुणज पूछा है तो 3 का पाँचवा गुणज क्या हो जाएगा, 3 पंच 6 15। मतलब हम जितना गुणज पूछा रहता है उसको हम 3 से गुणा कर देंगे। 3 का प्रथम 5 गुणज पूछा है तो हम करेंगे 5 गुणित 3, तो वही निकल के आ जाता है हमारा अंतिम गुणज। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से निकाल के इसको हम भाग करेंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए देखिए फर्स्ट नंबर प्रथम संख्या प्लस लास्ट नंबर, ठीक है, अंतिम संख्या बटे 2। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। अगर किसी का गुणज पूछा रहेगा तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है और इसी से हमारा आंसर निकल जाएगा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो यहाँ पर देखिए अब 3 का गुणज पूछा है, प्रथम 5 गुणज, तो हमें देखिए पहला गुणज पता है। पहला गुणज क्या हो गया, 3 धन, अब लास्ट संख्या क्या हो गया इसका, पाँचवा गुणज क्या निकला है, 15 और बटे 2। अब यहाँ पर क्या हो गया, 15 और 3 18 बटे 2 बराबर, ये 18 में अगर 2 का भाग किया तो कितना आ गया, 9। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए, ये 9 आ जाएगा आंसर। मान लीजिए इसी में अगर पूछ दिया 12 के प्रथम 50 गुणजों का औसत क्या होगा, ठीक है। ये अगर क्वेश्चन पूछ दिया 12 के प्रथम 50 गुणजों का औसत क्या होगा, तो हमें देखिए कभी भी ऐसा किसी के गुणज का औसत पूछेगा तो हमें क्या निकालना है, पहली संख्या और अंतिम संख्या, ये दोनों निकालना है। तो किसी का भी अगर प्रथम जितना भी गुणज पूछा रहेगा तो प्रथम संख्या तो हम यहीं से मिल गया। जैसे 12 के प्रथम 50 गुणजों का औसत अगर पूछा है तो प्रथम संख्या क्या हो गया, 12, और 50वां गुणज क्या हो जाएगा, तो 50वां गुणज निकालने के लिए क्या होता है, 12 गुणित 50 कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60, मतलब 600, और इन दोनों का योग बटे 2। ये निकल गया हमारा प्रथम संख्या, ये निकल गया अंतिम संख्या और भागित 2। इसको हम हल करेंगे तो हमारा ये 12 के प्रथम 50 गुणजों का औसत निकल जाएगा। तो कभी भी इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसको हमें इसी प्रकार से निकालना है। क्या हो जाएगा हमारा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, और इससे हमारा आंसर निकल जाएगा। अब देखिए हमारा एवरेज से ही अगला टॉपिक है औसत चाल। औसत चाल कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से गया तथा वापस बी से ए तक y किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से लौट आता है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगा। मान लीजिए एक व्यक्ति है और वो जो है ए पॉइंट से पॉइंट बी तक गया। पहले पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, कितने स्पीड में गया, पहले x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। पहले ए से लेके बी तक में गया, उसके बाद वो बी से वापस आता है ए तक, कितना, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो इसका हमें औसत चाल निकालना है, इसका हमें औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल क्या निकल के आ जाएगा, पहले देखिए उसने कितना बार ट्रेवल किया, पहले ए से लेके बी तक गया, उसके बाद बी से ए तक वापस आया, मतलब उसने 2 बार कार्य किया, एक बार गया और एक बार वापस आया, ठीक है। तो हम लेंगे 2 और उसके बाद पहले किस स्पीड से गया x, फिर किस स्पीड से वापस आया y, अपॉन इन दोनों स्पीड को हम जोड़ देंगे x प्लस y। तो कभी भी औसत चाल पूछेगा, औसत चाल, तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, 2xy अपॉन x प्लस y, ठीक है, 2xy अपॉन x प्लस y। तो ये हो जाएगा औसत चाल का फॉर्मूला। अब देखते हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। देखिए हमारा क्वेश्चन दिया है, राम 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्कूल जाता है तथा 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस घर लौट आता है, तो कुल यात्रा में उसकी औसत चाल बताइए, ठीक है। राम है, ये उसका मान लीजिए घर है और ये स्कूल है।
वो पहले 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्कूल जाता है। कितना? 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्कूल जाता है, फिर स्कूल से वापस घर आ जाता है। कितना? 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस घर आ जाता है। मतलब यहाँ पर उसने 2 बार काम किया, ठीक है, एक बार गया और एक बार आया। तो इसका औसत चाल क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका औसत चाल क्या क्या निकल के आ जाएगा? वही फार्मूला जो मैंने आपको बताया था, 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो इसी फार्मूला में हमें रख देना है, ये हो जाएगा औसत चाल। ठीक है, अब देखिए, तो इस फार्मूला में हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा ये 2xy, मतलब 2 गुणित x की वैल्यू क्या हो गया 30 गुणित y की वैल्यू क्या हो गया 60, और इन दोनों का योग मतलब 30 धन 60। अब इसको हमें सॉल्व कर देना है, हमारा औसत चाल निकल के आ जाएगा। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको एक बार मैं लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा 2 गुणित 30 गुणित 60 बटे 60 और 30 को अगर हम जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा 60 और 30 90। अब यहाँ पर जो जो कट रहा है उसको हम कटा देते हैं। तो देखिए ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद ये क्या हो जाएगा 3 तिया 9 और ये 3 दहम 30। और कोई कटेगा क्या? यहाँ पर देखिए 3 दूने 6 और ये 3 एकम 3, 3 एकम 3, मतलब यहाँ पर कितना निकल के आ गया? एवरेज स्पीड क्या निकल के आ गया? औसत चाल क्या निकल के आ गया? 10 दूने 20 और ये 20 दूने 40। ये हो गया 10 दूने 20 और 20 दूने 40। ये और ये इसका यूनिट क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। तो इसका यूनिट हो गया किलोमीटर पर आवर में, और ये हमारा निकल के आ गया औसत चाल। ये हो जाएगा आंसर। तो देखिए हमारा 40 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी। तो कभी भी औसत चाल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो हमें इस प्रकार से बनाना है, और इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, वो है यूनिट का। कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो इसमें हमें यूनिट को समान रखना है। वैसे इस क्वेश्चन में तो यूनिट समान है, लेकिन अगर यूनिट समान नहीं रहेगा तो हम क्या करते हैं, देखिए इसको मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकेंड में बदलना हो तो इसमें हम कर देते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम क्या कर देते हैं 5/18 का गुणा कर देते हैं। अब 5/18 का गुणा क्यों करते हैं? तो देखिए किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर मतलब किलोमीटर में कितना मीटर हो जाएगा? ये हो जाएगा 1000 मीटर। और आवर में कितना हो जाएगा? आवर को अगर मैं सेकेंड में बदलूँ तो कितना हो जाएगा? तो ये हमारा 1 घंटे का 60 मिनट और ये 1 मिनट का 60 सेकेंड, ये हो जाएगा गुणा। अब यहाँ पर देखिए 2 0 से 2 0 कट गया। अब ये हो जाएगा 2 5 6 10 और ये हो जाएगा 2 तिया 6, मतलब 5/6 तिया 18। तो इसको हमें बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें याद रखना है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना होगा। तो अगर इसमें ये हमारा किस कंडीशन में रहेगा? अगर यहाँ पास यूनिट अलग अलग दे दिया हो, किसी का किलोमीटर में या फिर किसी का मीटर पर सेकंड में दे दिया हो, तो हमें क्या करना है, हमेशा यूनिट को एक रख के बनाना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें यूनिट को सेम करना है और फिर आंसर आएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक समान गति से 30 किलोमीटर प्रति घंटा से बॉम्बे से गोवा जाता है तथा एक समान गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा से बॉम्बे से वापस आता है। इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी? एक व्यक्ति है, वो अपने घर से मतलब बॉम्बे से पहले कहाँ जाता है 30 किलोमीटर पर चाल से 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से बॉम्बे से पहले वहाँ पर ये गोवा जाता है। ये बॉम्बे से गोवा जाता है, ठीक है, कितना 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से। उसके बाद गोवा से वो वापस बॉम्बे आता है, कितना 50 किलोमीटर पर आवर की गति से वो वापस आ जाता है। तो इसमें हमें औसत चाल निकालना है। तो वही औसत चाल का फार्मूला क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड का क्या होता है फार्मूला? 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये फार्मूला हमें याद रखना है और इसी में हमें आंसर निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणित x मैंने मान लिया 30 को, गुणित y मैंने मान लिया 50 को, और बटे में क्या हो जाएगा 30 धन 50, 30 धन 50। अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले 2 गुणित 30 गुणित 50 ये दिया हुआ है, और इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो 50 और 30 क्या हो जाएगा 80। अब यहाँ पर जो जो कट रहा है उसको हम कटा देते हैं। तो देखिए ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद 2 एकम 2, 2 चौक 8, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा फिर से 2 दूने 4 और ये 15 दूने 30। अब ऊपर में क्या बच गया 15 गुणित 5 बटे 2,
ये बच गया 15 गुणित 5 बटे 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 पंचे 75 बटे 2। अब 75 में अगर मैं 2 का भाग देता हूँ तो ये कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 75 में अगर 2 का भाग दिया तो 37.5। और ये किस में रहेगा, 37.5 किलोमीटर पर आवर में, किस में रहेगा, किलोमीटर पर आवर में। और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए 37.5 किस में दिया है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। अब देखिए दोस्तों, हमारा औसत से रिलेटेड ही अगला टॉपिक। तो इन जो मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ इन सबको आप नोट करके रखिएगा। देखिए अब हमारा अगला टॉपिक है क्रमागत संख्या। मतलब क्रमागत संख्या से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसको हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए मान लीजिए इसको हम क्वेश्चन से ही समझते हैं। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, हम 7 क्रमागत संख्या लेते हैं। एक क्रमागत संख्या x हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, दूसरी x धन 1, x धन 2 ये तीसरी हो गया, x धन 3 ये चौथी, x धन 4 ये पाँचवीं, x धन 5 ये छठवीं और x धन 6 ये हो जाएगा सातवीं। कितना, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया हमारा 7 क्रमागत संख्या। अब इनका हम कर देते हैं योग, इनका हम कर देते हैं योग, इनका हो गया योग बटे औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कितना क्रमागत संख्या है, 7, ठीक है। और इसका औसत क्या दिया है, 33। देखिए इसका औसत क्या दिया हुआ है, 33। तो हमें कभी भी ऐसे क्रमागत संख्या पूछेगा तो हमें इस प्रकार से नहीं निकालना है, ठीक है। इसमें आपका काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो हमें इस प्रकार से इसको कभी भी नहीं निकालना है, इसमें हमारा काफ़ी टाइम लग जाएगा। और हमारे एग्ज़ाम में क्या क्या होता है, हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके टाइम को बचाना रहता है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या चीज़ दिया है, एक चीज़ आप फोकस कीजिएगा, 7 क्रमागत संख्या। और औसत क्या होता है, किसी भी कोई भी संख्या का औसत अगर पूछता है तो औसत क्या होता है, हमारा मध्यमान होता है। औसत क्या होता है, मध्यमान, मतलब बीच का वैल्यू होता है। तो देखिए ये हमारा मध्यमान, ठीक है। 7 क्रमागत संख्या का मध्यमान औसत क्या निकल गया, 30, ठीक है। अब क्रमागत संख्या बोला है, ये हो गया बीच का वैल्यू, ये 33 जो है वो बीच का वैल्यू हो गया। अब इसके बाद हमारा कोई 3 संख्या आएगा और इसके पहले कोई 3 संख्या आएगा, ठीक है। बीच का वैल्यू हमारा 33 हो गया, इसके बाद कोई 3 संख्या आएगा और इसके पहले कोई 3 संख्या आएगा। टोटल कितना संख्या हो गया, 3 और 3 6 और 1 7, टोटल 7 संख्या हो गया, ठीक है। अब क्या पूछा है, 7 क्रमागत संख्या। मतलब 7 मतलब क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रम अनुसार, ठीक है। क्रम अनुसार मतलब देखिए 33 के बाद क्रम अनुसार कौन सा संख्या हो जाएगा, 34, 34 के बाद क्या हो जाएगा, 35, और 35 के बाद क्या हो जाएगा, 36। ठीक उसी प्रकार क्रम अनुसार ही 33 के पहले कौन सा संख्या हो जाएगा, 32, और 32 के पहले कौन सा संख्या हो जाएगा, 31, और 31 के पहले कौन सा संख्या हो जाएगा, 30। तो देखिए हमें 7 क्रमागत संख्या मिल गया, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। और इसमें क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए हमारा सबसे बड़ी संख्या हो गया 36, ये हो गया बड़ी संख्या। और सबसे अगर छोटी संख्या पूछेगा तो कौन सा निकल के आ गया, 30, ये हो जाएगा छोटी संख्या। तो कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तो हमें इस प्रकार से के मेथड से नहीं बनाना, हमारा ये हो जाएगा शॉर्ट ट्रिक। आप इसी मेथड से बनाइएगा, इसमें आपका टाइम भी बचेगा और आपका सही आंसर भी आएगा। इसमें क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कैलकुलेशन में आपका आंसर गलत आने का चांसेस भी होता है, लेकिन आप इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा। ये ट्रिक आपका बहुत ही अच्छा ट्रिक है, इससे आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी आपका सीटेट का पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है, बड़ी संख्या। तो देखिए बड़ी संख्या क्या निकल गया, 36, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों इसी टॉपिक से हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए दिया है 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है तो पहली और अंतिम संख्या क्या होगी। अब इसमें भी वही 5 विषम संख्याओं का। अब मैंने क्या बताया था, जो औसत होता है वो बीच का होता है, मध्यमान होता है 95, ठीक है। अब कितना बोला है, 5 संख्या, टोटल 5 संख्या, मतलब 95 तो बीच का संख्या हो गया, इसके बाद कोई 2 संख्या आएगा और इसके पहले कोई 2 संख्या आएगा। और वो संख्या कौन से होंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिया है विषम संख्या, ठीक है। तो 95 भी एक विषम संख्या है। तो देखिए 95 के बाद विषम संख्या कौन सा आ जाएगा, ये 97, और 97 के बाद विषम संख्या क्या आ जाएगा, 99, ठीक है। देखिए हम क्रम अनुसार ही कर रहे हैं, 95 के जस्ट बाद क्रम के अनुसार विषम संख्या 97 और 97 के बाद विषम संख्या 99। ठीक उसी प्रकार
95 से पहले विषम संख्या क्या निकल के आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 93, 93। और इससे पहले कौन सा विषम संख्या निकल के आ जाएगा? 91। ये हो गया हमारा 5 विषम संख्या हमारा जो है क्वेश्चन में पूछा गया है। अब उसके बाद देखिए क्या पूछा है इसमें क्वेश्चन में, पहली और अंतिम संख्या क्या होगी? तो पहली संख्या हो गया 91, 91 और अंतिम संख्या हो गया 99। ये हो गया हमारा आंसर। पहली संख्या हो गया 91 और दूसरी संख्या हो गया 99। इसी में हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर हमें पूछ दिया जाए 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 66 है तो हमें इसको किस प्रकार से निकालना है? ठीक है, तो अंतिम संख्या क्या होगी? तो देखिए इसमें भी हमें सेम वही रूल फॉलो करना है। देखिए औसत होता है जो हमारा औसत दिया गया है वो कौन सा मान होता है? मध्य मान होता है 66। अब इसके बाद कोई दो संख्या आएगा, 5 संख्या बोला है तो इसके बाद कोई दो संख्या आएगा और इसके पहले कोई दो संख्या आएगा। ठीक है, अब ये क्या पूछा है? सम संख्या होगा, क्रमागत सम संख्या। तो देखिए 66 के बाद हमारा सम संख्या क्या आ जाएगा? 68। और 68 के बाद सम संख्या क्या आ जाएगा? 70। और ठीक उसी प्रकार 66 से पहले हमारा सम संख्या क्या निकल के आ जाएगा? 64। और 64 से पहले क्या सम संख्या निकल के आ जाएगा? 62। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा है? पहली और अंतिम संख्या क्या होगी? तो ये 62 हो गया पहली संख्या और ये हो गया अंतिम संख्या 70। तो कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तो हमें इसी मेथड से निकालना है। इसमें आपका टाइम काफ़ी बचेगा। तो दोस्तों आइए इसी मेथड से देखते हैं हम कुछ और क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है जो सहायक शिक्षक 2023 में अभी आया हुआ था। ठीक है, दिया है क्वेश्चन, यदि x धन 2, x धन 4, x धन 6 तथा x धन 8 का औसत 11 है तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का, ये प्रेक्षण है, प्रेक्षणों का औसत क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हमें? देखिए इन सभी का औसत 11 दिया हुआ है। तो हमें क्या नहीं करना है? देखिए इसमें हम जनरली क्या करते हैं, ये हो गया x धन 2, x धन 4 और x धन 6 धन x धन 8, ऐसे हम करके टोटल से हम भाग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 इन टोटल से भाग कर देते हैं और इसका औसत दिया है 11। तो हमें इस प्रकार से नहीं बनाना है, ये मैं अभी आपको पिछला क्वेश्चन में भी बताया था। तो हमें किस प्रकार से बनाना है? देखिए ये आपका क्रमागत संख्या है, x है, उसके बाद x धन 2 है, उसके बाद x धन 4 है, x धन 6 है, उसके बाद x धन 8 है। ये आपका क्रमागत संख्या है। तो कभी भी क्रमागत संख्या का औसत क्या होता है? उसका बीच का वैल्यू होता है। तो इन सभी में बीच का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा? x धन 4, x धन 4 ही बीच का वैल्यू हो जाएगा और यही क्या होता है? उसका औसत। तो x धन 4 क्या हो जाएगा? इन सभी संख्याओं का औसत। और औसत कितना दिया है? 11। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 को अगर मैं इधर ट्रांसफ़र करता हूँ तो 11 माइनस 4 तो ये कितना हो जाएगा? 7। तो x का वैल्यू देखिए यहाँ से डायरेक्ट निकल गया। ठीक है, तो ऐसे हमें x की वैल्यू निकाल लेना है। थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना है। क्वेश्चन दिया है तो क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा सा उसको समझना है, तभी हमारा टाइम बच पाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है? देखिए हमें x की वैल्यू तो निकल गया। अब क्या बोला है? अंतिम 3 प्रेक्षणों का औसत क्या होगा? अब देखिए अंतिम 3 प्रेक्षण कौन सा हो गया? ये हो गया x धन 4, x धन 6 और x धन 8। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? x की वैल्यू इन तीनों में रख देंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर x धन 4 है, अंतिम 3 प्रेक्षण दिया है, x धन 4, x धन 6 और x धन 8। इन तीनों में हम x की वैल्यू रख के इनको जोड़ के निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा भी नहीं करना है। देखिए इसमें भी हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या पूछा है? अंतिम 3 प्रेक्षणों का औसत क्या होगा? और अंतिम 3 प्रेक्षण ये है हमारे, तो इसका औसत क्या हो जाएगा? इसका मध्य मान क्या हो जाएगा हमारा? x धन 6। अब यहाँ पर x की वैल्यू हमने निकाल लिया है कितना? 7। तो इसी में हम रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा? x धन 6, मतलब x की वैल्यू क्या हो गया? 7 धन 6। तो 7 और 6 को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 13। तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का औसत हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 13। और यही हो जाएगा आंसर। ये हमारा किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको हमें सरसरी तौर पर देखना भी है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो बस उसको देखे और आंसर निकल गया। आइए हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति प्रथम 160 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर पर आवर की तथा अगले 160 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। ठीक है, देखिए एक व्यक्ति है, वो पहले 160 किलोमीटर, मान लीजिए वो यहाँ से चालू करता है, चलना आरंभ करता है और पहले वो कितना चलता है? 160 किलोमीटर की दूरी को कितना
64 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। ठीक है, वो पहले 160 किलोमीटर चला, यहाँ तक पहुँच गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, अगले 160 किलोमीटर की दूरी, यहाँ से अगला 160 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, ये किस में, किलोमीटर में, यहाँ से अगला 160 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। उसके बाद वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, तो 320 किलोमीटर की यात्रा की औसत गति क्या होगा। अब यहाँ से टोटल इस पॉइंट तक यात्रा किया, मान लीजिए इसको मैंने ए मान लिया, इसको बी मान लिया। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक टोटल उसने कितना किलोमीटर चला, 320 किलोमीटर। ठीक है, 160 और 160 को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 320 किलोमीटर। अब वो क्या बोल रहा है, 320 किलोमीटर की यात्रा की औसत गति हमें निकालना है। तो देखिए, यहाँ से पहले पॉइंट ए से, मान लीजिए इसको मैं पॉइंट ओ मान लिया, पॉइंट ए से पॉइंट ओ तक वो कितना चला, 160 किलोमीटर चला। कितने स्पीड में, 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चला। लेकिन हमें इसमें टाइम नहीं पता, तो पहले हम यहाँ से ए से लेके ओ तक चलने का हम टाइम निकाल लेते हैं, फिर हम ओ से लेके बी तक चलने का टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो हम टाइम कैसे निकालेंगे, हमारा होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ये तो आप सभी को पता होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो देखिए, चाल हमें दिया गया है 64 किलोमीटर पर आवर और दूरी दिया गया है 160 किलोमीटर। यहाँ से मैं टाइम निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दूरी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, और ये होता है चाल मतलब स्पीड। ठीक है, टाइम का ये फॉर्मूला हो गया, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन ये हो जाएगा हमारा स्पीड। अब देखिए, इसमें मैं रखता हूँ तो हमारा टाइम क्या निकल जाएगा। मान लीजिए मैं पहले ए से लेके ओ तक के लिए देखता हूँ। ठीक है, पहले कंडीशन में पहले ए से लेके ओ तक के लिए देखता हूँ, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, पहले डिस्टेंस कितना दिया है, 160 दिया हुआ है, और उसका स्पीड कितना दिया है, 64, 160/64। तो देखिए, इसको हम कटा देते हैं, तो हो जाएगा 16 चौक 64 और ये 16 दहम 160, मतलब ये 10/4, मतलब 10/4 बराबर क्या हो जाएगा, 2.5, और ये किस में हो जाएगा, आवर में। ठीक है, ये हो गया हमारा पहले के लिए। अब हम दूसरे के लिए ठीक इसी प्रकार से दूरी निकाल लेते हैं। दूसरे के लिए दूरी अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो किस प्रकार से निकल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, अगला वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है कितना, फिर से 160 किलोमीटर को। तो यहाँ से भी मैं अगर टाइम निकाल लेता हूँ तो यहाँ से भी टाइम निकल जाएगा 160/80। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 80 एकम 80 और ये 80 दूने 160। तो यहाँ से हमारा टाइम क्या निकल गया, 2 घंटे। अब देखिए, एक हमें टाइम मिल गया 2.5 घंटा, एक हमारा टाइम मिल गया 2 घंटा, मतलब वो ए से लेके ओ तक चलने में उसको कितना लगा, 2.5 घंटा, और ओ से लेके बी तक चलने में उसको 2 घंटा लगा। ये हमारा मिल गया टाइम। अब हमें पूछा क्या है, इसको हम देखते हैं। तो देखिए, टोटल 320 किलोमीटर की यात्रा की औसत गति हमें पूछा है, मतलब औसत चाल पूछा है, औसत चाल पूछा है। तो औसत चाल क्या हो जाएगा, देखिए 320 टोटल 320 बटे टोटल टाइम, मतलब यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का पूछा है, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, देखिए 2 और ये हमारा 2.5, इसको हम जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 4.5। तो औसत चाल क्या निकल के आ जाएगा, 320/4.5 अगर मैं करता हूँ तो ये हो जाएगा 320/45, और ये हो जाएगा, दशमलव को मैंने हटाया, ये 10 ऊपर चला गया, तो ये गुणित 10। अब इसको अगर जो कट रहा है इसको हम कटा देते हैं, तो ये कौन कौन सा कट जाएगा, देखिए 5 9 45 और ये 5 दूने 10, मतलब 320 दूने यहाँ पर मैं गुणा करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 640/9, और 640 को अगर मैं 9 से भाग देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 71.11। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा हो गया, देखिए ये आ जाएगा 71.11, ये हो जाएगा हमारा आंसर। और 71.11 हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखिए ये हमारा दिया ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम 20 प्राकृत विषम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो समांतर माध्य ही क्या होता है, ये औसत ही होता है। ठीक है, समांतर माध्य भी उसी प्रकार से निकाला जाता है, मतलब ये औसत ही होता है। तो अभी मैंने क्या बताया था, प्रथम 20 प्राकृत विषम संख्याओं का अगर औसत पूछे तो उसका आंसर क्या हो जाता है, उसका आंसर होता है n, मतलब जो संख्या पूछा रहता है वही उसका आंसर हो जाता है।
तो प्रथम 20 प्राकृत विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज हमने देखा औसत होता क्या है और औसत निकालते कैसे हैं। ये हमारा बहुत ही छोटा टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर करते रहिए।